वेरी नाइस। IEPF अथॉरिटी, इसके बारे में बात कर ली थी हमने। हमने कहा था एक चेयरमैन होगा, एक CEO होगा, अदर मेंबर होंगे, सब मिला के 7 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर हमने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी फॉर अपॉइंटमेंट एंड मैनर ऑफ वर्किंग। सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी कि कैसे लोगों का अपॉइंटमेंट होगा इस IEPF में, कैसे ये IEPF काम करेगा, एटसेट्रा। सर आप उधर की क्लास में हो? हाँ, ये चल नहीं रहा है तो चल जाता है सर, छोटी मोटी बातें सर ये सब तो ये तो नॉर्मल है, बरसों का नॉर्मल है सर ये। देखो अभी भी अच्छा चलेगा, ये तो ऐसा चलता रहता है ये सब। वो तो क्या होता है, ये आईपैड हटता है, लैपटॉप लगता है, लैपटॉप हटता है, आईपैड लगता है, अलग अलग डिवाइसेस लगती है ना, तो ये सब होता है। जब ये सब डिवाइसेस नहीं होती थी एक टाइम पे, सिर्फ चौक, डस्टर और गीला कपड़ा होता था, तब भी यही बहुत सारी चीजें होती थी। अरे नहीं, वो चौक खत्म हो जाते थे, डस्टर गायब हो जाता, मतलब कुछ हो जाता था, लाइट बंद हो गई बोर्ड के वहां की तो दिख नहीं रहा पीछे वाले बच्चों को। वो ऐसा नहीं है कि वो है, ऐसा चलता रहता है, दिस इज नॉर्मल। अरे व्हाइट बोर्ड तो अपने आप फेल था, क्योंकि व्हाइट बोर्ड रिफ्लेक्शन मारता है, ग्रीन बोर्ड उतना नहीं मारता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक रूल फॉर अपॉइंटमेंट एंड मैनर ऑफ वर्किंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस देगी, ऑफिसर देगी, रिसोर्सेस देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द अथॉरिटी टू मेंटेन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी देगी कि तुम रिकॉर्ड्स रखो। इसका ऑडिट CAG करेगा, रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होगी। पैसा वैसे खर्च होगा जैसा 125 सबसेक्शन 3 में हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। और पार्लियामेंट में ये सब रखा जाएगा। अच्छा, वॉइस ये हटा के आएगी यार, या तो फिर पार्लियामेंट में ये सब रखा जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट CAG की रिपोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एनुअल रिपोर्ट मिला के पार्लियामेंट में रखेंगे, बस और क्या। सर वोट कब? अच्छा हाँ, वो वोट का यार, वो है ना, किस दिन मैंने कहा था कि रिलायंस का नोटिस आया है, कुछ तारीख याद है क्या? वो मेल ही घूम गया। नहीं, 25 फरवरी के आसपास बोला था। अच्छा 25 फरवरी को मेल आया था क्या? मैं चेक करता हूं एक बार फिर, या तो तीन क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। मतलब आज टाइम पास का दिन है क्या? एकदम आज फुल टाइम पास है, मतलब एक तो मेल डिस्कस करो और 2 दिन फिर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है। छुट्टी है ऐसा किसी ने कहा क्या? किसने कहा? नाडा सर ने बोला कल छुट्टी है उनकी क्लास की, अकाउंट्स की। ओवरऑल ऑफलाइन नहीं लगेगी, सिर्फ ऑनलाइन चलेगी, ठीक है। नहीं समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट। गलत समझ गया? हाँ तो पढ़ लेंगे कल, फिर क्या है। एक मिनट में मेल देख लूं, 25 फरवरी के आसपास मेल आया था ना मुझे, आराम से आज। अरे थैंक यू यार, मैं ना बहुत टेंशन में आ गया था, बट जैसे ही आपने बोला आराम से, तो अब मैं अच्छा फील कर रहा हूं।
सारे मेल पढ़ लूं एक बार। ठीक है, शुरू कर रहा हूं। शेयर ट्रेडिंग करें, करोड़पति बने। अरे यार कहाँ चला गया यार, भ्यो गजब हो गया ये तो। एक तो यार ये स्पैमर्स ना इतने मेल डाल देते हैं कि काम के मेल ढूंढना जरा मुश्किल काम हो जाता है। ये सारे स्पैमर्स की ऐसी की तैसी। नहीं नहीं, मैंने अभी बंद करा है, मैंने बंद करी अभी स्क्रीन। हाँ हाँ, अभी बंद करा है मैंने। मैं ज़रा एक बार मेल ढूंढ लूँ, उसके बाद फिर इसको चालू कर दूंगा। नहीं तो क्या इनको मेरे पर्सनल मेल में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ओहो सर, ये क्या आ रहा है कि क्या इनको निजी जिंदगी में झांकने में बहुत ही मजा आता है। ओ भ्यो रिलायंस वाले अंकल जी किधर चले गए? अरे सर्च तो मैंने अभी मारा थोड़ी देर पहले, आपकी क्लास में आने के पहले मैं वही कर रहा था, बट वो सर्च मार के ना थोड़ा सा वो किस नाम से आया था ना वो, मतलब ई वोटिंग भी डाल लिया, रिलायंस भी डाल लिया, तो कुछ कुछ अलग अलग ही आ रहा है। उसकी वेबसाइट से देख लेंगे, अपने को मेल की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। देखते हैं, चलो मेल से मिला इन्वेस्टर्स डॉट रिलेशन से आया हुआ था। एक मिनट। हाँ, टाइटल है मेल का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको कुछ याद है मैंने ई वोटिंग को लेके बोला था? ई नोटिस पढ़ा दिया ना मैंने आपको। अरे मीटिंग्स पूरा चैप्टर खत्म हो गया नालायको। ई नोटिस में पढ़ा था ना कि वो सब्जेक्ट लाइन में कंपनी का नाम आना चाहिए, कौन सी मीटिंग है ये आना चाहिए, किस दिन है ये आना चाहिए, किस टाइम है ये आना चाहिए। देखो ना, ये देखो सब्जेक्ट लाइन कितनी रिच है। क्या बोल रहे हैं इसमें? मीटिंग ऑफ, पहले कंपनी का नाम, फिर मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो मेरे को बुला रहे हैं वो, कन्वेंड परस्यूएंट टू द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया इसलिए मीटिंग बुलाई है। अरे वाह, एनसीएलटी की कौन सी बेंच ने ऑर्डर दिया? मुंबई बेंच ने। एंड शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन वेंसडे March 31st 2021 at 2 PM Indian Standard Time थ्रू VC/AOVM, यानी वर्चुअल मोड से है। ओके, सो इसका फुल फॉर्म गूगल कर लो ना। तो अब ये नोटिस चालू था। अच्छा, नोटिस में हमने बोला था कि नोटिस या तो क्या हो सकता है, पीडीएफ के फॉर्म में आ सकता है, या बॉडी ऑफ द मेल के फॉर्म में आ सकता है, या यूआरएल आ सकता है। इन्होंने यूआरएल के फॉर्म में नोटिस नहीं दिया है, पीडीएफ के फॉर्म में नोटिस नहीं दिया है, मेल की बॉडी के फॉर्म में ही नोटिस दिया है। मेल के अंदर ही ये सब कुछ है। क्या सब कुछ है ये देखो आप, एक मिनट। हाँ, तो आप देखो मेल के अंदर क्या क्या कुछ है। कंपनी का नाम आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आ गया। ये तो हमने बोला ही था कि हर जगह होना चाहिए। नोटिस में से तो नाम और एड्रेस तो होना ही होना चाहिए। फोन नंबर है, लगा के देख सकते हो आप, उठा रहा है नहीं उठा रहा है। बस आप भी देख, उठा के देख लेना, पूछना हेलो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोले हाँ, बोले ऐसे ही चेक कर रहा था। ईमेल आईडी भी दिया है, investor.relation@ral.com, वेबसाइट भी दी है, कंपनी का CIN भी दिया है। 25 फरवरी का नोटिस, यार आपको अच्छा याद है यार, वेरी गुड यार, थैंक यू, अच्छी याददाश्त है बच्चे की। सीरियल नंबर, DP ID, क्लाइंट ID, फोलियो नंबर,
तरुण महाजन HUF जॉइंट होल्डर 1 2 3, जॉइंट पॉइंट होल्डर नहीं है, इंडिविजुअल होल्डर है। डियर मेंबर्स, अरे वाह, डियर कहा। सब्जेक्ट मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कन्वेंट पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल। मैंने बोला था कोर्ट है, जज साहब है, ऐसा ऑनरेबल लगाना पड़ता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बैच एंड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन दिस इन दिस डेट थ्रू, ले फुल फॉर्म आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन। 31 मार्च को क्या तारीख आ रही है? वाह, डे क्या आ रहा है? तारीख तो 31 ही है। थर्सडे, हाँ, क्योंकि संडे को तो यूजुअली वो करते भी नहीं है। फिर लिखा ही है वेंसडे, हाय हाय, वेंसडे लिखा हुआ है, 2 बजे है, 2 बजे मेरी क्लास रख लेंगे, रख लेंगे। We wish to inform you that pursuant to the directions of the Honorable National Company Law Tribunal Mumbai Bench। अब बार बार इतना लंबा ऑनरेबल बोलने से अच्छा उन्होंने एक बार ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ट्रिब्यूनल। आगे से प्यार से शॉर्ट में हम इसको ट्रिब्यूनल बोलेंगे। ऑर्डर किस दिन आया था? 11 फरवरी को, कि भाई साहब एक मीटिंग बुला लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बुला लो, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है इसलिए, नहीं तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ी बोलता है NCLT, पेंडेमिक टाइम है इसलिए बोल दिया। सर क्यों? To propose the scheme of arrangement between Reliance Industries Limited and shareholders and creditors and Reliance O2C Limited। ये उन्होंने ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी बना रहे हैं ना, होल्डिंग सब्सिडरी, और ये जो इनकी एक कंपनी है O2C, ऑयल टू कुछ कंज्यूमर या जो भी उन्होंने रखा है, O2C Limited and shareholder and creditors under section 232 let me tell you, section 232 जो है वो अमलगमेशन के लिए होता है। 230 और 232 किसके लिए होता है? अमलगमेशन करना चाहते हैं तो 232 में बोला है कि उसके लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो फिर मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अगली AGM का इंतजार करेंगे नहीं, क्योंकि रिलायंस है वो फटाफट काम करती है, तो उन्होंने एक AGM बुला डाली इसके लिए। सर 25 फरवरी को ही नोटिस दे डाला, 31 मार्च के नोटिस का, मीटिंग का कम से कम 21 दिन पहले देना चाहिए, उन्होंने और पहले दे दिया, क्योंकि ई वोटिंग है, पोस्टल बैलेट भी होता है, सब होता है। ठीक है, अब इसमें बोला है द नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स्ड देयरविथ आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड कैन बी एक्सेस डाउनलोडेड यूजिंग द लिंक बिलो। तो अगर इस लिंक को हम क्लिक कर दें तो एक PDF फाइल ओपन हो गई, साथ में URL आ गया, URL से PDF खुल गई, बड़ी भारी सी PDF है। ये देखो, अब सिस्टमैटिक नोटिस है यहां, क्या बेटा? हाँ, ई वोटिंग भी आएगा ना, वो देखते हैं अपन 2 मिनट जरा। हाँ हाँ, चालू हो गया ना बेटा, अब तो थोड़ा देखो तो सही जरा नोटिस। ई वोटिंग इतनी जल्दी खत्म थोड़ी होगी, क्योंकि मीटिंग अगर 31 मार्च को है तो ई वोटिंग 29 मार्च को शाम को 5 बजे तक चलनी चाहिए। यही तो पढ़ा था हमने यार, और क्या पढ़ा था? अब ये देखो, ये अरे ये लिखा ही है ना, ये देखो, रिमोट ई वोटिंग स्टार्ट डेट एंड टाइम 26 मार्च को सुबह 9 बजे से चालू हो चुकी है, और खत्म कभी होगी? 30 मार्च को शाम को 5 बजे। अपने पास टाइम है, आप चिंता मत करो, डालेंगे वोट अपन। अब देखो, नोटिस ऑफ द मीटिंग है और बाकी सारे सब कुछ डिटेल दिए कि जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास हुई है वो क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस एंड दैट एंड ये सारी चीजें आपके लिए यहां पे अवेलेबल है। अगर 1 मिनट देखें तो इसमें ई वोटिंग की प्रोसेस को नोटिस में बताया है कि मेल में, वो हम समझ लेते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग है, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 230 है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड है, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड, ऑब्जर्वेशन लेटर बाय BSE, ऑब्जर्वेशन लेटर प्रोवाइडेड बाय NSE, कंप्लेंट एंड आर्बिट्रेशन सबमिटेड टू BSE NSE, statement of computation of tax net worth of O2C, details of ongoing adjudications, information in the format prescribed for abridged prospectus pertaining to unlisted entity, SEBI ICDR रेगुलेशन। नहीं, इसमें वो कुछ नहीं है। वोटिंग प्रोसेस जो है वो इसमें आपको बताई गई नहीं है, लेकिन ये देखो रेजोल्यूशन,
यहां पे अगर आप देखेंगे रिजॉल्व दैट, जो रिजॉल्व दैट करके लिखा है मतलब ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। जरा सा अगर हम देखें इसको, क्या रेजोल्यूशन पास करवाना चाह रहे हैं। पर्सन टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232, 232 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। काम की बात पढ़ देता हूं, बहुत बड़ी बात लिखी है। यहां नीचे मिलेगी काम की बात। The arrangement embodied in the scheme of arrangement between Reliance Industries Limited and shareholder, नहीं वो बाकी स्कीम में मिलेगा, यहां नहीं लिखा है। ये दूसरा रेजोल्यूशन है और उसके बाद में इन्होंने बताया कि ई वोटिंग कहां से चालू होगी कहां तक खत्म होगी। अब देखो इसमें लिखा है a person whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on the cutoff date, that is Wednesday, March 24, 2021 only shall be entitled to exercise his voting right। दो बार बुक क्लोजर हुआ है इसमें, एक बार 20-25 फरवरी के आसपास बुक क्लोजर हुआ होगा ताकि ये पता कर सके कि मीटिंग का नोटिस किसको दें। हेलो, तो 25 फरवरी को मेरा नाम था तो मुझे नोटिस आ गया। उसके बाद में अब बोल रहे हैं, फिर एक बार बोल रहे हैं कि 24 मार्च को जिसके डीमैट में शेयर होगा उसको वोट करने का राइट होगा। तो भले मुझे नोटिस आ जाए और उसके बाद में शेयर बेच दूं तो फिर मेरा राइट टू वोट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कट ऑफ डेट दे दी। तो बेटा बुक क्लोजर के अलावा ना एक कंसेप्ट और होता है रिकॉर्ड डेट, उसमें बुक क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, आजकल सारे शेयर डीमैट में है तो काम वैसे ही आसान हो जाता। उन्होंने बोल दिया कि भाई वेंसडे 24 मार्च, अब टाइम नहीं लिखा है बट ऑब्वियसली शाम को, दिन भर में भी कोई ट्रांसफर होके आ गए हो शेयर तो वेंसडे 24 मार्च को जिसके पास में शेयर होंगे उसको राइट टू वोट मिलेगा। हाँ सर हमने बाद में शेयर खरीदा तो नोटिस तो था ही नहीं, हमारे पास राइट टू वोट है। राइट टू वोट है तो पब्लिकली सबको मालूम है, कंपनी की वेबसाइट पे भी यही सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां जाके आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर लीजिए। चलो अब ये देखो इसमें प्रोसीजर, अरे वाह आया ना, देखो आया प्रोसीजर आ गया। ये देखो क्या लिखा हुआ रहा है यहां पे, नोट। सर यार 130 पेज का तो नोटिस ही है, ये पढ़ेंगे तो ही हमारा तो मतलब जान निकल जाएगी। तो भाई ऐसा ही है, लाइफ में क्या होता है देखना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। ये देखो ई वोटिंग का इनका एजेंट कौन है, थर्ड पार्टी है, के फिनटेक। तो evoting.kfintech.com पे जाकर के और ई वोटिंग की जा सकती है। इसको हम कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो HTTP कॉपी नहीं हुआ था क्या, यहां से नहीं खुलेगा, कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। जो का हो भाया, एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन तो ब्रेक ना हो गया, पर ईमेल तो चल रहा था अभी तक तो। चल रहा है भाई साहब, चलो देखते हैं ये क्यों नहीं खुली साइट, समझते हैं अभी प्रोसीजर। अच्छा अब जो प्रोसीजर है आपको मीटिंग ज्वाइन करने की, वर्चुअल मीटिंग ज्वाइन करने की, वो देखो यहां दिया, इक्विटी शेयर होल्डर विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग थ्रू VCOAVM थ्रू जियो मीट वेब लिंक। अब देखो इन्होंने जियो मीट की हमको एक वेब लिंक दी है, इसके ऊपर क्लिक करके और फिर हम मीटिंग में जा सकते हैं, पर फिलहाल इसको क्लिक करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी तो मीटिंग है नहीं, 31 मार्च को मीटिंग है। प्रोसीजर फॉर रिमोट ई वोटिंग हमको दी रखी है कि कैसे कैसे आपको वोट करना है, पासवर्ड कैसे जनरेट होगा,
पूरी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर यहां पर दी हुई है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिमोट ई वोटिंग। बोल रहे हैं सबसे पहले इसको ब्राउजर में लॉन्च करो, तो भाई साहब वही तो नहीं हो पा रहा है, बाकी सब तो ठीक है। फिर एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड गिवन इन द ईमेल। अच्छा, यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल में दिया है। हाँ, यहां से क्लिक करके खुल जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सिस्टमेटिक लिंक दी हुई है। हाँ, वो कॉपी पेस्ट एरर थी कुछ, यहां प्रॉपर लिंक थी तो ये ओपन हो गया। अब इसमें देखो ये रिमोट वोटिंग लॉगिन, ये थर्ड पार्टी है जो रिमोट वोटिंग करवा रही है, कंपनी खुद नहीं कर रही। और कौन करवा रहा है? के फिनटेक करवा रहा है। तो के फिनटेक में यहां पे आपको अपना यूजर आईडी डालना पड़ेगा, यहां पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और एक कैप्चा डालना पड़ेगा, और बस उसके बाद। और देखो यहां पे सब कुछ है, क्लिक हियर फॉर ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड स्ट्रीमिंग, और भी कई सारी फैसिलिटी है के फिनटेक हमको देता है। अब देखें हमको क्या उन्होंने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है। ये देखो, तुमको दिखा दूं मैं पासवर्ड। वो पासवर्ड भेजते ही नहीं है इस तरह से, इस तरह से वो लोग पासवर्ड नहीं भेजते हैं, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। तुम यही सोच रहे थे, दिल थाम खड़े थे कि अच्छा सर का पासवर्ड देख लेंगे, चुपचाप बैठे रहो आराम से, बट वो ऐसे पासवर्ड भेजते ही नहीं। ये आपको मैं बात बता देता हूं, एग्जिस्टिंग पासवर्ड यूज कर लो, ऐसा उन्होंने कह दिया। ई वोटिंग इवेंट नंबर दे दिया। देखो उसने बोला एनसीएलटी मीटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फुल्ली पेड अप शेयर। मेरे पास पार्टली पेड भी है और फुल्ली पेड भी है। पार्टली पेड क्यों है? क्योंकि अभी वो लेके आए राइट इशू पिछले साल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और वो राइट इशू लेकर के जो आए हैं उसमें उन्होंने अभी पूरे पैसे मंगाए नहीं हैं। ओके, अब तुम मेरी वेल्थ जोड़ रहे हो 200 इंटू मार्केट प्राइस करके। अरे यार तुम अपने काम की चीजें सीखो ना, मेरे यहां पे झाका ताकी करके कोई फायदा थोड़ी होने वाला है तुमको। दो तरह के वोटिंग पावर है मेरे पास। तो सर मतलब पार्टली पेड वाले भी वोट करेंगे? हाँ, और फुल्ली पेड वाले भी वोट करेंगे, बिल्कुल सही। ये वाला यूजर आईडी मुझे वहां डालना पड़ेगा, इसको मैं यहां पर रख लेता हूं, और फिर उसके बाद में पासवर्ड वो मुझे खुद को ही नहीं याद है, तो मैं फॉरगॉट पासवर्ड में चला जाऊंगा और वहां जाके और पासवर्ड जनरेट कर लूंगा। नॉट अ बिग डील। करें? करो करो सर, हमको बता ही दो आज आप पासवर्ड। इफ यू हैव योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर फोलियो डीपीआईडी क्लाइंट आईडी, सेंड एसएमएस माई ई पासवर्ड एंड देन फोलियो आईडी एंड देन क्लाइंट आईडी। अरे यार करेंगे यार, अभी नहीं, बाद में करेंगे, बहुत मेहनत है यार, करेंगे। लेकिन देखो ना, कंपनी ने सब कुछ यहाँ प्रोसेस दिया है, मैं कर लूंगा पासवर्ड। एक बार हो सकता है मेरे पास कहीं सेव्ड हो, देखूंगा मैं, मिल गया तो ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, वहां के फिनटेक टाइप करके देख लेंगे, पुराना कोई पासवर्ड रीसेट कराओ तो। ये देखो आप, ई वोटिंग आपके सामने ही कर दूंगा, डोंट वरी। इस मेल को फिलहाल मैं मार्क कर लेता हूं, सो दैट दोबारा ढूंढने की जहमत ना उठानी पड़े। ओ भ्यो, इंपॉर्टेंट किधर से मार्क हो रही है? मार्क एज इंपॉर्टेंट, मार्क एज इंपॉर्टेंट, एड स्टार। अब स्टार्ट मेल में मिल जाएगी बाद में इजीली, ठीक है। तो अब मैं एक बार पासवर्ड जनरेट कर लूंगा, फिर अपन मिल के वोट कर देंगे। आप बता देना मर्जर करवाना है कि नहीं करवाना है। आप बोलोगे मर्जर करवाना है तो फेवर में वोट डाल देंगे, आप बोलोगे नहीं करवाना है अगेंस्ट में डाल देंगे। पर यार देखना बेचारों का मर्जर रुक जाएगा अपने वोट से। ऐसी गड़बड़ मत करना, फिर मीटिंग होगी तब चलेंगे अपन। नाश्ता नहीं मिल पाएगा इसमें, इसमें अपना अपना नाश्ता घर से टिफिन लेकर के आना, और यहां पे हाँ टिफिन लेके आना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। नहीं सब अपना अपना भैया, कोरोना फैल रहा है यहाँ, सब अपना अपना।
अपना अपना बैठ के खाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले मम्मी को पहले ऑर्डर कर देना, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बनवा करके रख लेना उधर और आराम से। आएगा ना, बोल रहे ना 25, हाँ मार्च के बाद, 24 मार्च के बाद। 24 मार्च के बाद अगर आपने शेयर खरीदा तो फिर आप इसमें वोट नहीं कर सकते, अगली मीटिंग में करना। उनको नोटिस नहीं मिला है लेकिन राइट टू वोट रहेगा। सब आ जाएगा बेटा, वो सब कंपनी की वेबसाइट पे जाके यूजर आईडी जनरेट करने की भी फैसिलिटी होती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ले इसने परसेंट भी निकाल लिया, 0.00266% शेयर है आपके पास। ओहो, इतने सारे शेयर हैं, अमीर आदमी हूं यार मैं तो। मेजर अंबानी के मुकेश के पास है तो मुकेश को अपन बोल देंगे यार, उसमें क्या है, नंबर भी है अपने पास, फोन लगा देंगे, फोन अ फ्रेंड। आप बोल देना कि मुकेश देख, हम रेजोल्यूशन कम से कम एक रेजोल्यूशन फेल होते हुए भी देखना चाहते हैं। तूने 3 बोले, हम एक फेल करवा दे, तेरे पसंद का कोई सा भी, जा तेरे को इतनी छूट दी, करवाएंगे बेटा। ये छाप दिया था क्या? 1 क्वेश्चन ए डे भी डिस्कस कर लो, 3 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, ताकि आज एकदम फुल टाइम पास हो ही जाए। मतलब क्वेश्चन नंबर 43 से। अरे यार क्या शानदार क्वेश्चन बनाया है मैंने, मतलब यार। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मतलब एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ के कपड़े उतारने लग गया। हमने बोला क्यों? बोला सर लिखा एक्सप्लेन इन ब्रीफ। समझ में नहीं आएगा, बाद में समझा दूंगा। इन द फॉलोइंग केसेस that whether the action of company is in compliance with or against it. Wonderful Finances Limited has given a loan of rupees 5 lakh to Mr. John Smith for purchase of its own shares. Ordinary business of the company is money lending. आप बोलो कि ये कंप्लायंस है कि वायोलेशन है? कंप्लायंस में है। गलत जवाब। ऑर्डिनरी कोर्स तो बिजनेस का क्या है? अलाउड है, लोन दे रहा है। वंडरफुल फाइनेंसर्स लिमिटेड तो पहली बात ये पब्लिक कंपनी है और ये लोन दे रही है अपने ही शेयर खरीदने के लिए मिस्टर जॉन स्मिथ को। बेटा वो बैंकिंग कंपनी है जो अपने शेयर खरीदने के लिए लोन दे सकती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। समझे? देख लो, इसीलिए मैंने बोला था कि क्या क्वेश्चन बनाया है मैंने, कि सामने नोट्स रखे हो तो भी बच्चे गलत जवाब दे दे। पढ़ो पढ़ो। अभी क्या है, उस नया क्वेश्चन मत बनाओ। यहां बैंकिंग कंपनी लिखा है क्या? लिखा है क्या कि ये बैंक है? नहीं। और बैंकों के ऐसे नाम होते भी नहीं है, दिख भी रहा है कि वो बैंक नहीं है। बैंकों के नाम में ही बैंक होता है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। और अगर बोलना होता है कि नहीं नहीं ये फाइनेंसर लिमिटेड का नाम ही बैंक है तो बोलता ना क्वेश्चन बैंक है। अरे यार तुमने गलत करा, अब गलती मानने से इतना मत हिचकिचाओ। बैंक लोन दे सकता है और कोई लोन नहीं दे सकता। सर फाइनेंस भी तो बैंकिंग ही हुई ना। यार तुम, मैं बोल रहा हूं ना, अब तुम गलती तो मानोगे नहीं। फाइनेंस और बैंकिंग में डिफरेंस है, तुम भी समझते हो, फालतू सवाल मत पूछो। चलो नेक्स्ट। पहले क्या, पहले देखो चारों एक ही से रिलेटेड है ना, तो पहले पूरा का पूरा प्रोविजन छाप दो, फिर एक एक को डिस्कस करते जाओ।
हाँ जी, तो पहले पूरा प्रोविजन लिख दो और फिर एक केस को डिस्कस करो, उसका कंक्लूजन निकाल दो, फिर दूसरे केस को डिस्कस करो उसका, क्योंकि चारों एक ही प्रोविजन पे बेस्ड है ना, इसलिए। श्रद्धा गिफ्ट आर्टिकल लिमिटेड हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹4 लाख टू द मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर तारक मेहता, तो फिर ये अंजलि गिफ्ट आर्टिकल होना था। फॉर परचेस ऑफ शेयर्स इन द कंपनी मिस्टर मेहता हैज अ मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ, 2 बार मंथ। बोलो सही करा गलत करा? सही है कि गलत, इतना बोलो, ज्यादा सवाल जवाब चाहिए नहीं मेरे को, बस सही और गलत बोल दो आप। नहीं तुम तो कंप्लायंस भी मत बोलो, सही गलत बोल दो। सही है, आधे लोग बोल रहे हैं सही है, आधे बोल रहे हैं गलत है। हाँ सर ये तो केएमपी है। तो आपको कैसे मालूम है केएमपी है? लिखा है मैनेजर ऑफ कंपनी, और केएमपी की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर है, पहला ही पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, तो ये केएमपी हो गया। और केएमपी और डायरेक्टर को तो आप लोन दे नहीं सकते हो, तो ये गलत हो गया। सर ये तो गलत हो गया, हमारा आंसर गलत हो गया। अरे यार, कुछ का सही भी हुआ कुछ का गलत हुआ, पर ये तब जब तुमने उस सेक्शन को पढ़ा और उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करा सेम डे। सोचो कि वो एग्जाम में पूरे सिलेबस में ये चीज याद आनी चाहिए। अच्छा तो करना क्या है ये बताओ? रटना है जोर से रोज। अजीत रिसोर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड हैज गिवन ए गारंटी टू आईसीआईसीआई बैंक, अच्छा, फॉर अ लोन टेकन बाय मिस्टर अजय फॉर परचेस ऑफ शेयर्स इन अजीत रिसोर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। सही है गलत है? सही है वाले हाथ उठा दो, बाद में तुम बोल दो कि हमने तो सही बोला था। कितने बोल रहे हैं गलत है? मतलब सही है वाला कम है तो बच्चे से सब गलत है, ठीक है। सर हमने तो करा ही नहीं, तो ये तो बहुत गलत है। ए जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, यार तुम क्या कर रहे हो यार? नहीं आया? ए यार या क्या नहीं आया तो सही गलत तो लिखना पड़ेगा ना फिर भी। एक्चुअली ये सही है, नाम देखो प्राइवेट लिमिटेड, और जो लोन देने की रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ किस पे लगी है? पब्लिक कंपनी। नोट्स से पढ़ने की छूट दी है, उसके बाद आंसर करा है आपने, ये है ना। और कुछ चीटर्स ने तो क्या करा कि ऐसा नोट सामने रख के सोच लिया कि ऐसा लिखा तो ऐसा ही लिखा, ऐसा फिर बंद कर दिया, फिर बोले 2 घंटे बाद लिखूंगा। ऐसा थोड़ी करना था। चलो नेक्स्ट। एम्प्लॉय यूनियन ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियो लिमिटेड हैज क्रिएटेड अ ट्रस्ट to support education of children of employee company has also given some loan to this trust for purchase of shares in the company। सही है, हालांकि उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। ऐसा स्लाइड पे तो नहीं लिखा था, पर ऐसा नोट्स में लिखा है कि उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। सर उसकी बोरोइंग में पेड अप कैपिटल दिया ही नहीं है। अरे तो बोरोइंग और पेड अप कैपिटल कहां से आ गया बीच में? थर्ड पार्ट में तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी थी, बात खत्म। 4 में से 2 सही हो गए, वेरी गुड। सोचो ना यार, ये सब बहुत सोच सोच के क्वेश्चन बनाए मैंने कि आप क्या सोचोगे, आप कैसे सोचोगे। पेपर सेटर इस लेवल की डिफिकल्टी नहीं डालता है, वो थोड़ा डिफिकल्टी डालता है लेकिन थोड़ी सी कम डालता है। ओके। और क्वेश्चन 33, व्हाट आर द प्री बायबैक रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, 2:1 से ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहे तो उस रेशियो को बढ़ा सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से परमिटेड होना चाहिए, लिस्टेड है तो सेबी गाइडलाइन फॉलो करो, अनलिस्टेड है तो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉलो करो, शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। 4 नंबर के लिए 7-8 पॉइंट लिख दो, आधा आधा नंबर का 1-1 पॉइंट हो जाएगा। अरे यार वो जो एक सेकंड वाली स्लाइड थी ना, मतलब फर्स्ट वाली स्लाइड का जो इधर वाला हिस्सा था ना पूरा का पूरा, ये सब मत लिखो ना आप कि आउट ऑफ फ्री रिजर्व होना चाहिए एवरीथिंग। जो 6-7 कंडीशन है लाइन से, एओए, बोर्ड रेजोल्यूशन, आर्टिकल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, 2:1, डेट इक्विटी रेशियो, फुल्ली पेड अप शेयर, सेबी गाइडलाइन, प्रिस्क्राइब गाइडलाइन।
हाँ तो एक पेज हो गया तो ठीक है ना 4 नंबर के लिए, ऐसा कोई कसम थोड़ी खाई है कि इससे ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इसी को तो बोलते हैं, नहीं तो एमसीक्यू में तो फिर कुछ सबका एक जैसा ही आता है। 34 What are the provision of Companies Act regarding the issue of debenture by company? Oh रे बाबा रे, you need not to give DRR rules and provision related to duties of trustees। ये मैंने लिख दिया, ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, बट आपको खुद को समझना चाहिए कि सेक्शन 71 का को मैं इसके अंदर छाप दूं कि कंपनी कन्वर्टेबल इशू कर सकती है, कंपनी सिक्योर्ड इशू कर सकती है, बट विथ वोटिंग पावर वाले इशू नहीं कर सकती है, डीआरआर बनाना पड़ेगा, इतना सा लिखना है, पूरा उसके प्रोविजन देने की जरूरत नहीं है। 500 से ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन दिया है तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे। कंपनी की ड्यूटी है कि वो टाइमली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करे, और अगर कंपनी इसमें डिफॉल्ट करती है तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट हो जाने के केस में। तो डिफॉल्ट हो जाने के केस में फिर क्या होगा कि ट्रिब्यूनल के पास लोग चले जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी, पैसे देने पड़ेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको लेकर के रूल बनाएगी। बस कैसे आंसर लिखें ये मत मुझसे पूछो, एग्जाम में वैसे भी तुमने थोड़ा ऐसे या थोड़ा वैसे लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो तुमने लिखा है वो परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके नेक्स्ट, बस यहीं तक था ना आज के लिए, कि ये भी आ रहा है 35 नंबर भी, 34 तक ही आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को 25 डेज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करने वाला, बिल्कुल सही था बेटा वो। चलिए नहीं, ऐसा लिखने की क्या जरूरत है लक्ष्य की, अज्यूमिंग ये प्राइवेट कंपनी है, उसके नाम में लिखा ही है, अज्यूमिंग मत लिखना। आप लिखना कि लुकिंग एट द नेम ऑफ द कंपनी इट इज अ प्राइवेट कंपनी, डोंट से आई हैव अज्यूम्ड इट टू बी अ प्राइवेट कंपनी। सबसेक्शन 3 एंड 4, 5 नहीं लिख रहे हैं 33 में। चलिए, कि हमने बात की थी कि अगर आपके शेयर ट्रांसफर कहीं बीच में अटक गया है, ये लिखा था कि नहीं, आपने बात तो कर ली थी इस पे हमने। शेयर ट्रांसफर बीच में अटक गया तो डिविडेंड किसको देंगे? अगर वो बंदा ऑथोराइज कर दे कि ट्रांसफरर बोल दे कि ट्रांसफर ही कोई दे दो तो दे देंगे उसको, नहीं तो फिर क्या रखेंगे, इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखेंगे, और जब टाइटल क्लियर हो जाएगा कि कौन असली मालिक है तब दे देंगे। कंपनी अगर राइट या बोनस इशू दे दे और वो इस बीच में आपका ट्रांसफर पेंडिंग पड़ा हुआ हो तो आपके लिए शेयर रोक के रख लेंगे और बाद में फिर देख लेंगे जब मामला क्लियर हो जाएगा तब दे देंगे उनको बोनस या राइट। नहीं नहीं तुम उस टाइम नहीं थे ना, जाओ अब नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी। अरे घर पे कोई अच्छी डिश बन रही आज लंच में तो मम्मी क्या करेगी, थोड़ा आपके लिए बचा के रख लेगी कि बच्चा शाम को थका रहा पढ़ के जब आएगा बेचारा तब उसको खिला देंगे। तो आप वहां अवेलेबल नहीं हो, इसका मतलब छोटा भाई बोले कि मेरे को इसके बाटे का भी दे दो, वो नहीं हो पाता है। आपके लिए अलग बचा के रख लेंगे, जब मामला क्लियर हो जाएगा तब आपको दे देंगे। सर क्वेश्चन नंबर 32 तिरभिन्नाट था पूरा, तो फिर था, फिर नोट्स में अज्यूम ये करा है कि हम लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं यार। येलो टी शर्ट, येलो स्लाइड, तो पढ़ो ना यार, मैं स्लाइड का कलर बदल देता हूं। अच्छा है तुमने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी कि जैसे जैसे स्लाइड का कलर बदलेगा टी शर्ट का भी बदलना चाहिए। 127 पेनल्टी। अच्छा एक बात बता दो मुझे, 1 मिनट, कि ये अभी अपन पढ़ लेंगे, इसके बाद थोड़ा अकाउंट्स से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे, लॉ के अकाउंटिंग से रिलेटेड, फिर ऑडिटर चालू होगा। तो ऑडिटर में पढ़ाऊँ आपको क्योंकि ऑडिटिंग में वो उससे ज़्यादा डेप्थ में आएगा जितना हमारे फर्स्ट ग्रुप में है। कुछ बच्चे हैं फर्स्ट ग्रुप ओनली, तो उनको जब वहाँ पढ़ाएंगे तब उनको भी बैठा लेंगे, डोंट वरी,
सेकंड ग्रुप की फीस नहीं मांगेंगे उस समय आपसे। तो क्या करना है आप बोलो, या तो लिखो पढ़ाओ या फिर बोलो रहने दो। दो चीजें लिखो, पढ़ाओ या रहने दो। पढ़ाओ रहने दो, पढ़ाओ रहने दो, पढ़ाओ रहने दो, पढ़ाओ रहने दो, ये क्या चल रहा है? नहीं, एज यू विश में तो फिर बेटर है कि मैं रहने दूंगा, क्योंकि मुझे असीम सर कहते हैं कि तुम क्यों पढ़ाते हो जब मैं पढ़ाता ही हूं। तो पोल, अरे ये क्लासरूम बदल दिया ना, तो मेरा जो पोल सेटअप था वो बिगड़ गया सब। पोल हो नहीं पाता अभी यहाँ पे। अरे है क्या इसमें पोल? ऐड ए क्वेश्चन, चलो वो क्वेश्चन ऐड करना और बहुत नाटक कर रहा है यार ये। कीबोर्ड देना बेटा एक मिनट उठा के मुझे। अरे सो गया था तो सो गया था ना, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे एक बात बताओ, सोया ही था ना। हाँ, नींद खराब हो गई ये बुरी बात। क्वेश्चन में लिखता हूं मैं बोलो, आंसर में लिखता हूं यस यानी कि पढ़ाओ, नो यानी कि रहने दो। अरे यार ये क्या हो रहा है? ओ भ्यो, कसम से आया आया। चलो, क्वेश्चन है बोलो, यस मतलब पढ़ा दो, नो मतलब रहने दो। तुम यस के लिए हाथ उठा दो, एक दो लोगों ने उठाए हैं, चलो। और नो के लिए हाथ उठा दो, और इस सब ने उठा दिए इसमें। वेरी गुड। स्पेशल नहीं पास हो पा रहा बेटा, यहां ऑर्डिनरी पास हो पा रहा है। 60% फेवर में, 40% अगेंस्ट में। 60% बोल रहे हैं पढ़ा दो, 40 बोल रहे हैं रहने दो। देखेंगे अब, ऑर्डिनरी पास हो गया है, स्पेशल नहीं हुआ है, तो अब विचार करेंगे। मतलब अब मैं डिसाइड करूंगा। नहीं, तुम अलग थोड़ी हो कोई, तुम स्पेशल थोड़ी हो, तुम इन्हीं का हिस्सा। तुम्हारा जोड़ लिया ना बेटा इसमें। बस चुप हो जाओ। सर वो 30 दिन में अपने को डिविडेंड देना था सर, वो नहीं दिया। हाँ, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट है, सही बोला बेटा। तो डायरेक्टर जो हैं वो जाएंगे जेल। हे भगवान, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अगर ना दिया तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, फिर डायरेक्टर जेल जाएंगे। कितने साल की जेल हो जाएगी उनको? 2 साल तक की जेल हो सकती है, या उनके ऊपर लग जाएगा फाइन। मिनिमम कितना फाइन लगेगा? 1000 पर डे। अच्छा, बीच में एंड लिखा है यार, देख रहे हो आप? सबसे खतरनाक चीज तो वही है कि जेल भी जाना पड़ेगा, फाइन भी भरना पड़ेगा। तो पैसे नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर ही मत करो। तो अब ये हो गया, कंपनी को क्या सजा मिलेगी? सिंपल इंटरेस्ट देगी कंपनी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, जितना डिले कर दिया उस पर। हाँ, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, बोले डायरेक्टर को जेल भेज दो। बोले भाई साहब वो तो भेज दो, पर हमारे पैसों का क्या है? बोले नहीं नहीं, पैसे दिलाएंगे और ब्याज सहित दिलाएंगे, और ब्याज छोटा मोटा नहीं, एज हाई एज 18%। उस जमाने में जब 6% में बैंक एफडी होती है, उस जमाने में 18% ब्याज दिलाएंगे। फिर इसके बाद में, पर सर हमारी गलती नहीं है, हम दे रहे थे।
वो लोगों ने लिया ही नहीं। अब हम क्या करें इस बात का? तो तुम दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिविडेंड इज नॉट पेड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर डिविडेंड का 18 या होल्डिंग का 18? अरे बेटा डिविडेंड के अमाउंट पे 18% होगा ना, होल्डिंग क्या है? होल्डिंग तो नंबर ऑफ शेयर की होती है, आपके मार्केट वैल्यू का 18% ब्याज लोगे। डिविडेंड पे करने में डिले करा है तो डिविडेंड पे भी ब्याज लोगे ना यार, और कहां लोगे? तुम पहले छाप लो, क्योंकि तुम्हारे क्या चेन नहीं पड़ेगा जब तक छपेगा नहीं। फिर समझाऊंगा मैं। ठीक है। नो ऑफेंस इफ नॉट पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, शेयरहोल्डर्स डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड, डिस्प्यूट एंड एडजस्टेड अगेंस्ट ड्यूज। सबसे आसान क्या दिख रहा है? एडजस्टेड अगेंस्ट ड्यूज, कि हमको उससे कुछ पैसा लेना था, हमको उसको कुछ पैसा देना भी है, तो हमने उसमें से काट लिया डिविडेंड। कि तू पैसे दे नहीं रहा है ना, हमने तेरे को लोन दिया था, तो डेट निकल गई, तू चुका नहीं रहा है, डिविडेंड से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिस्प्यूट हो गया कि भाई पिताजी मर गए, दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं कि असली वारिस कौन है, या शेयर ट्रांसफर की प्रोसेस में बीच में अटक गया और लड़ाई हो रही कि डिविडेंड का असली हकदार कौन है। ऐसे किसी विवाद की वजह से नहीं दिया है, तो जब विवाद सुलझेगा तब देंगे। तब तक हमने पढ़ाई ना 126 में, तब तक पेंडिंग रखा है डिविडेंड को। शेयर होल्डर्स डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड। यार शेयर होल्डर ने हमको कुछ डायरेक्शन दी कि मेरा डिविडेंड का अमाउंट फला व्यक्ति को दे दो, या उसने कोई बैंक डिटेल वगैरह चेंज करी और वो डिविडेंड बाउंस हो गया। मैंने कहा था ना मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने एक बैंक में अकाउंट बंद करके दूसरे बैंक में खोला, यस बैंक में बंद कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक में खोल लिया, यस बैंक डूब रहा था, लेकिन डीमैट में भी मैंने चेंज की इंटीमेशन दे दी। पर पता नहीं क्या ऐसा बीच में एक प्रॉब्लम आ गया कि उन्होंने डिविडेंड देते समय पुरानी डिटेल उठा ली डीमैट अकाउंट से बैंक की, और पुराने अकाउंट में डिविडेंड डाल दिया, तो बाउंस हो गया। वो तो होना ही था क्योंकि अकाउंट बंद हो गया था। अब कंपनी को हम बोले कि 18% ब्याज हो, तो कंपनी बोलेगी हमारी गलती थोड़ी है, तुमने क्यों डिटेल चेंज करी, हमको बताया भी नहीं। अब मैं उनको समझाऊं, वो लड़ें, होगा विवाद होगा। अगर कंपनी प्रूव कर दे कि आपकी कंप्लायंस डायरेक्शन हम कंप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि आपने बैंक डिटेल ही चेंज कर दी थी, तो फिर ऐसे केस में कंपनी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब कई बार लॉ रेस्ट्रिक्ट कर सकता है डिविडेंड देने से आपको। Now what does that mean? सो लॉ क्यों रोकेगा भला हमको? अरे यार जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर छापा मारा, उन्होंने बोल दिया कि इनका जो भी डिविडेंड आता है वो रोक दिया जाए और हमारे पास में पैसा वो भेजा जाए। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यूजुअली ऐसा नहीं करता है, कोई और रीज़न हो, जैसे फेमा का वायोलेशन हो गया है और जो कंपनी फॉरेन कंपनी है उसको डिविडेंड का रेमिटेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लिमिट से ज़्यादा डिविडेंड देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉ ने वो सेंडिंग ऑफ डिविडेंड टू फॉरेन शेयर होल्डर रोक दिया है। लॉ ने बोला है इसलिए हम रुक गए। लॉ का नॉन कंप्लायंस थोड़े करेंगे। तो ऐसे केस में ना तो डायरेक्टर पनिशेबल होगा और ना ही कंपनी पनिशेबल होगी। सर हर बात में डायरेक्टर को क्यों फाइन या जेल भेज देते हैं? वो भी तो बेचारा एम्प्लॉय है। बेचारा नहीं है, वो डायरेक्टर है।
है ना। इस क्वेश्चन में डायरेक्टर लिखा है इस सेक्शन में, बाकी जगह डायरेक्टर नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। एंड हु इज द ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट? केएमपी, वेरी सिंपल, फुल स्टॉप। केएमपी है, या जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो है, या शेयर ट्रांसफर एजेंट है, या जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है। केएमपी नहीं हो तो फिर बात अलग आती, तब बात डायरेक्टर्स तक आती है। तो डायरेक्टर भले एम्प्लॉय है नहीं है वो सब अलग बात है, लेकिन वो डायरेक्टर है, बहुत बड़ा आदमी है। वो जेल नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? उसको तो जाना ही पड़ेगा। होती नहीं है वैसे जेल में, आपको बता दूं, बहुत रेयर केसेस में ही होती है। ज्यादा ही बड़ा कुछ कर दो तो, हर्षद मेहता टाइप से। पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए डिविडेंड एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन कॉल इन अरियर के लिए हो सकता है। वो तो अगेंस्ट ड्यूज में आ जाएगा ना। बट पार्टली पेड शेयर जो कॉल ही नहीं हुए उसके लिए तो नहीं एडजस्ट हो सकता, कॉल इन अरियर के लिए हो सकता है। निधि कंपनी को एक छूट दे दी कि अगर डिविडेंड का अमाउंट 100 रुपए या उससे कम है, 100 रुपए या उससे कम है, तो इंडिविजुअल डिविडेंड भेजने की जगह पर या तो आप लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दो, और प्लस नोटिस बोर्ड, जो कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड लगा है उस पर लिख दो। मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है कि न्यूज़पेपर में छपवाना तो और महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा तो उनको इंडिविजुअली डिविडेंड भेज दें, या इससे अच्छा उनके डिपॉजिट अकाउंट या लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दें। बहुत ही गजब की छूट दी है ये, किसी काम की ये छूट नहीं है। अरे आप बोलो सरकार को, सर मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं घर जाना है, बस की टिकट के पैसे नहीं है। सरकार बोले जा तू फ्लाइट से चले जा, हटा अलग। बोले बस के पैसे नहीं, फ्लाइट के कहां से आएंगे? अरे हाँ, वो हमने सोचा नहीं। खर्चा बचाने की सोच रहे हैं कि इंडिविजुअल क्यों भेजते हो, लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दो, वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। बड़े नहीं वेज बोला है तो हाँ, 100 पर मेंबर है बेटा ये। एक और बार 11 बज गई। नहीं मुझे पता है। हा। तो क्या करूं? जाऊं? भगा रहे हो? कल आऊंगा फिर। छुट्टी चाहिए 2 दिन दी। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के, पर पढ़ाई करना है क्योंकि फिर ट्यूसडे को टेस्ट होगा। हाँ तो वो तो ट्यूसडे को और कोई टेस्ट है क्या? क्या है? कॉस्ट और टैक्स दोनों का ट्यूसडे को टेस्ट है। कॉस्ट का कल है। अच्छा तो एक काम करते हैं, अगर ट्यूसडे को टैक्स का टेस्ट हुआ तो मैं नहीं लूंगा, और नहीं हुआ तो मैं लूंगा। अरे तो आप पढ़ोगे नहीं क्या? अच्छा पढ़ लोगे, चलो अश्योरेंस दो कि पढ़ोगे। ठीक है, बोलो, लिखो कि हाँ पढ़ेंगे, लिखो लिखो। चलो तो फिर टेस्ट थोड़ा बाद में लेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। विश यू ऑल एडवांस्ड हैप्पी होली। रंग खेलने की इच्छा हो जाए तो एक बाल्टी में रंग घोलना, छत पे जाना, खुद के ऊपर डाल लेना, पर सड़क में जाकर के दूसरे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ नहीं। बिल्कुल अपने घर में, जिस घर में आप रहते हो उन लोगों के साथ ठीक है, क्योंकि उनके साथ तो वैसे भी रह ही रहे हो।
नहीं नहीं, वो हॉस्टल में तो फिर हुड़दंग मच जाती, वहां मत करना आप, बिल्कुल नहीं। ज्यादा शो करा है, खुद को खुद लगा लेना आप। बट सड़क पे निकल जाऊंगा मैं, नहीं 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 नहीं, फिर वहां कोरोना बोलेगा हैप्पी होली, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू।